अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप IR के न्यूज़ देख रहे हैं। IR के स्पेशल व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, इमरान रियाज ने बताया कि इमरान खान को अब तक इस सारी सूरत हाल का इल्म नहीं है। वो तो अभी उसी 4 अक्टूबर के प्लान के बारे में जानते हैं जिसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को एहतजाज करने का प्लान दिया था, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। और इमरान खान का साफ मौक़िफ़ था कि किसी भी सूरत आईनी तरमीम को एक कदम भी नहीं आगे बढ़ने देना। लेकिन उसके बाद हुआ कुछ यूं कि जैसे ही डी चौक पर एहतजाज मौखर हुआ और अली अमीन गंडापुर पुरस्रार तरीके से गायब हुए और उसके बाद उसी पुरस्रार तरीके से वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नमूदार हुए, ये सारा किस्सा इमरान खान तक अभी पहुँच नहीं सका। इमरान खान को उस दिन से कैद तन्हाई में रखा गया है ताकि कोई भी चीज इमरान खान तक ना पहुँच सके और कोई पॉलिसी स्टेटमेंट PTI को इमरान खान जारी न कर सके। नंबर 2 तय ये पाया है कि फजलुर रहमान साहब के बारे में इमरान खान का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि फजलुर रहमान साहब का जो कल का रवैया था मुलाकात में, उससे कुछ शुबा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि शायद फजलुर रहमान साहब कमज़ोर पड़ रहे हैं और उन्हें ताकतवर हल्कों की जानिब से पैगाम भी दिया गया है कि मौलाना साहब ये फ़ायदा आप भी ले सकते हैं, आपके लोग भी ले सकते हैं, तो आपने फ़ायदा नहीं लेना तो आपके लोगों ने ले लेना, और आईनी तरमीम तो हमने करवा लेनी है जैसे तैसे करके, मार धाड़ करके। अब ये है अब तक की सिचुएशन। अब आ जाए कि इमरान खान साहब कहाँ खड़े। देखें, इमरान खान साहब तो इस असेंबली को ही नहीं मानते। वो कहते हैं जी जाली फार्म 47 की ये असेंबली है, इनके पास तो आईनी तरमीम क्या, ये तो कानून साजी करने का इख्तियार नहीं रखते, इनके पास तो सादा अक्सरियत नहीं है, 2/3 अक्सरियत तो मेरे पास है। इमरान खान साहब ये समझते हैं। तो इमरान खान साहब कहाँ खड़े हुए? वो खड़े हुए 4 तारीख पे। 3 अक्टूबर को उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि जनाब आपने इस्लामाबाद एहतजाज करना है, लाहौर एहतजाज करना है, डी चौक पे पहुंचना है और एहतजाज को जारी रखना है। उन्होंने पूरा एक प्लान दिया था इंतज़ार पंजूता साहब को, और उन्होंने उस प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना था। उन्होंने पार्टी को बताया भी, पार्टी के लोगों ने गुस्सा भी किया कि जनाब ये आप क्या प्लान लेकर आ गए इमरान खान से, हम एहतजाजों के लिए रह गए। इस तरह की बातें लोगों ने की हैं। वक्त आने पे उनके नाम इंतज़ार पंजूता साहब खुद बताएंगे आपको, या ये चीज़ें खुल जाएंगी आने वाले वक्त में। मुझे पंजूता साहब ने कहा था कि आपने अभी नाम नहीं लेना, मैं तो सिर्फ इसलिए ये खबर दे रहा हूँ कि उस आदमी के साथ ज़्यादती बहुत बड़ी हो गई। 10 दिन हो गए हैं, अब 11वां दिन है, इंतज़ार पंजूता साहब का पता ही नहीं चल रहा। उनका भाई कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी इधर फ़ोन करता है, कभी वहाँ से पता करता है। वो बेचारे डबल परेशानी, अपनी पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इमरान खान साहब के मुकदमे भी लड़ रहा है, अपने भाई को भी ढूंढ रहा है, कितनी बड़ी ज़्यादती है। तो वो इंतज़ार पंजूता, उसको तो गायब भी कर दिया गया, तो प्लान तो चला गया कहीं और। इमरान खान साहब उसी प्लान पे बैठे हुए हैं जो 4 तारीख को हुआ था। वो तो इनकलाब लेकर आ रहे थे, और इमरान खान साहब का प्लान ये था कि किसी सूरत भी आईनी तरमीम के ऊपर एक कदम आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन इस्लामाबाद में क्या हुआ, डी चौक में क्या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में क्या हुआ इस्लामाबाद में, फिर अली अमीन गंडापुर साहब दूसरी मरतबा गायब हो गए, वो क्या हुआ, फिर वो वापस आके उन्होंने एक अजीबोगरीब कहानी सुना दी कि वो पहाड़ियाँ क्रॉस करते रहे। वो अजीबोगरीब है, वो तो समझ से बाहर है। नाज़रीन, इमरान रियाज ने आखिर में कहा कि इस वक्त नंबर्स गेम इंतहाई कांटेदार है और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की भरपूर कोशिश है कि मार धाड़ करके जैसे मर्जी आईनी तरमीम मंजूर करवाई जाएं। इमरान रियाज ने कहा कि अगर ये मंजूर हो जाती हैं तो ये हर उस जमात को नुकसान पहुंचाएगी जो जमहूरियत पर जरा सा यकीन रखती है। इसका नुकसान पाकिस्तान और जमहूरियत को होगा। वक्ती तौर पर तो PDM की क़यादत और जमात इससे फायदा ले लेंगी, लेकिन पाकिस्तान की सियासत बदलते देर नहीं लगती। कल को यही तरमीम इन्हीं जमातों के आने वाले वक्त में गले का फंदा भी बन सकती हैं और इन सब चीजों का खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अब तो ये 2 दिन में मालूम हो जाएगा कि आईनी तरमीम किस रुख को लगती हैं। मेरी परसेप्शन ये है, मुझे जो आइडिया है वो ये है कि इमरान खान साहब इस तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है। और अगर सलमान अकरम राजा साहब उन्हें मना भी लेंगे तो चंद चीज़ों का हिस्सा तो वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये जो 5 जजेस की बात की जा रही है ना, ये बड़ी खौफनाक बात है। इस पे हामिद खान साहब ने अपना एक रिएक्शन भी दिया, वुकला ने भी दिया। वुकला कैटेगरिकली कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह हमारे आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, हम इनके अलावा नहीं मानते हैं। और आईनी तरमीम करनी है तो 26, 27, 28, 29 तारीख को कभी भी करने, बाद में ये 25 से पहले करना इसलिए ज़रूरी है कि काजी फायद ईसा साहब इसको सपोर्ट करेंगे, और 25 से पहले करना इसलिए ज़रूरी है कि अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाया जा सके। मंसूर अली शाह साहब इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को कबूल नहीं है, और मंसूर अली शाह साहब मेरिट के ऊपर, सीनियरिटी की बेस के ऊपर एक जज के तौर पे आ रहे हैं। अब मामला ये है कि अगर 5 में से चुनना है
तो चुना जाएगा जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को। अब हामिद खान साहब ने कहा कि अमीनुद्दीन खान जैसे चमचे को चौथे नंबर से उठाकर चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे, ये भी उन्होंने कहा। फिर वकला ने फजलुर रहमान साहब को बताया, फजलुर रहमान साहब को वकला ने आगाह किया, उन्हें कहा कि हम जजों की तकर्री के तरीक़ाकार को तब्दील नहीं होने देंगे। यानी जज जैसे पहले तकर्री होती है सीनियरिटी बेस पे, वही रहेगी। देखिए ना, अगर आपने 5 जजों में से एक को चीफ जस्टिस बनाना है तो जो टॉप के 5 जजेस हुआ करेंगे ना, वो हर वक्त हुकूमत को खुश रखने के चक्कर में रहा करेंगे। वो हुकूमत को फ़ोन कर करके पूछते रहा करेंगे, सर कोई हुक्म बताएं, क्या काम करना है। हर जज अपने आप को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा वफादार साबित करने की दौड़ में लग जाएगा। हर जज ये कोशिश करेगा कि मैं दूसरे जज से सबकत ले जाऊं सियासतदानों से वफादारी में, ताकि सियासतदान जब भी फैसला करने बैठे कि 5 में से कौन चीफ जस्टिस होगा तो मेरा कुरा निकल आए, मेरा नाम निकल आए। तो ये होगा उस वक्त मेरिट। अभी तो ये ना सीनियरिटी की बेस के ऊपर, और मेरिट पे भी इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो एक टॉप के जज हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है जिस तरह के उन्होंने फैसले दिए हैं। कादी फायद ईसा साहब तो बहुत पीछे रह जाते हैं, लेकिन बिलावल ने बड़ी तारीफें की अपनी तकरीर में। अच्छा, अब नंबर्स पे आ जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी के अंदर मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा जी हमारे कुछ लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हुए हैं, और हो सकता है कि फजलुर रहमान के बगैर भी या फजलुर रहमान के साथ भी ये नंबर पूरे करने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि अब MNAs और सेनेटर्स कंप्रोमाइज़ हुए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिनके ऊपर बेतहाशा जुल्म हुआ वो कंप्रोमाइज़ नहीं हुए। कंप्रोमाइज़ वो हुए जिनके ऊपर जुल्म नहीं हुआ, यानी रोकड़ा चला, पैसे के लिए कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो हुकूमत की जानिब से सेनेटर्स और कौमी असम्बली के मेंबर्स जिन्होंने वोट डालने हैं, वहाँ हामिद रज़ा काज़मी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि 9 लोग, कोई कह रहा है 7 लोग, ये वोट नहीं डालेंगे। वो ये कह रहे हैं कि वो तरमीम के हक़ में वोट नहीं डालेंगे, हुकूमत के वोट टूट चुके हैं। एक तरफ तो हामिद रज़ा काज़मी साहब ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिकल कमेटी के अंदर बताया गया है कि कुछ वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी टूट चुके हैं, और अभी मुकाबला बड़ा सख्त है। अब बिलावल ने तकरीर करते हुए जो है वो अपनी वालदा की सियासत को दफन कर दिया। और कब दफन किया? 18 अक्टूबर को, जब कारसाज में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर हमला हुआ था, और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए अपने बेशुमार कारकुनों की उस दिन कुर्बानी दी थी। उस दिन बिलावल जरदारी जो जमहूरियत के चैंपियन बने फिरते हैं, बिलावल जरदारी के आप अल्फाज देखें, ये ब्रूट मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, यानी वो ब्रूटैलिटी की बात कर रहे हैं, ब्रूट मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। जनाब हमने हर हाल में, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा ना, मिसाल के तौर पे, तो टेढ़ी उंगली से मैं निकालूंगा। यानी बंदे खरीदने पड़े, टॉर्चर करना पड़ा, अगवा करने पड़े, कुछ भी करने पड़े, अगर ये अपोजिशन हमारा साथ नहीं देती तो हम सारे गंदे हथकंडे अपनाएंगे। अब ये लेवल है बिलावल जरदारी का, और यहाँ तक पहुँच गए सिर्फ इसलिए कि उनको एक छनकना दिया गया बजाने के लिए कि आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया जाएगा। तो मैं बिलावल को बता देता हूँ कि जिन्होंने आपको ये आसरा दिया ना कि आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया जाएगा, वो निजी महफिलों में आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको कभी भी सीरियस नहीं लेते। अभी उन्होंने आपको इस काम पर लगाया हुआ है। अब बिलावल ने बड़ी तारीफ़ें की कादी फायद ईसा साहब की, और जिस तरह तारीफ़ें की उससे तो अंदाज़ा होता है कि वाकई कादी साहब ने ऐसी खिदमत सर अंजाम दिए हैं कि पीपल्स पार्टी उनसे बहुत खुश है। लेकिन अगर आप हक़ाइक़ देखें तो इंसानी हकूक़ की पाकिस्तान की तारीख़ में बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब के दौर में हुई, और नाइंसाफ़ियाँ भी हुई। अब कुछ लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं, टाइमिंग का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो वज़ाहती नोट आया है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सवालात पूछे थे, उनका जो जवाब आया वज़ाहती नोट, वो कहते हैं टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने आईनी तरमीम करनी थी, साथ ही जो है वो ये वज़ाहती नोट आ गया। तो मामला ये है कि टाइमिंग तो 63A की भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जब 63A के ऊपर कादी फायद ईसा साहब ने फौरी तौर पे अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाया और नज़रसानी के अंदर ये इजाज़त दे दी कि जिसका मर्ज़ी वोट ले लो, उसके बाद से लेकर अब तक पूरे मुल्क में कोहराम मचा हुआ है। कभी MNA उठाए जा रहे हैं, उनके बच्चे उठाए जा रहे हैं, उनकी बीवियाँ उठाई जा रही हैं, उनकी बहुएँ उठाई जा रही हैं, तबाही फेरी हुई है, बेटियाँ उठाई जा रही। तो ये सारा कुछ करने के बाद ये कादी साहब ने भी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कादी साहब की जो बल्ले के निशान वाली टाइमिंग थी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इलेक्शन से बिल्कुल पहले उन्होंने बल्ले का निशान एक जमात से ले लिया था, ताकि उसके बाद निशान ही नहीं होगा, वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकेंगे। अब नंबर गेम जो है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है। अख्तर मेंगल साहब दुबई से इस्लामाबाद आ गए हैं। उनके आने से जो उनके 2 सेनेटर हैं, कासिम साहब और नसीमा साहिबा, इन दोनों को थोड़ा हौसला मिलेगा। देखना यह है कि अख्तर मेंगल साहब अपने लोगों के लिए क्या हासिल कर पाते हैं।
अगर तो देखें इस आईनी तरमीम के बदले में वो अपने बहुत सारे लोगों को आज़ाद करवा लेते हैं जो जबरी तौर पे गुमशुदा हैं या लापता हैं, तो फिर तो उनके 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 लिहाज से तो ये कामयाबी है। लेकिन इस आईनी तरमीम में जो चीज़ें होने जा रही हैं ना, वो बड़ी खौफनाक है। शुगर कोटेड करके ना इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। इसके अंदर ऐसी चीज़ें भी हैं जिसका फ़ायदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को होगा, जिसका फ़ायदा पीडीएम की जमातों को होगा, और जिसका शदीद नुकसान पाकिस्तान में जमहूरियत को होगा। और जमहूरियत की दावेदार या जमहूरियत मांगने वाली जो सियासी जमातें हैं, जमहूरियत पर चलने वाली सियासी जमातें हैं, उन सब को इसका नुकसान होगा, चाहे कल को PMLN को हो रहा हो या पीपल्स पार्टी को हो रहा हो। फिलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा। ये थी मुल्क की अहम अपडेट्स। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़।